Alright, so welcome everyone. This is day 9 of PT 365. So next topic से हम चालू करते हैं which is the framework for acceptance of green deposit. So this topic was in news because RBI ने issue किया है एक नया framework for acceptance of green deposits. अब green deposits क्या होता है ये जानना हमारे लिए important है. So it's a interest bearing deposit received by regulated entity for a fixed period and the proceed of which are स्पेसिफिकली टू बी यूज फॉर ग्रीन फाइनेंस. तो ग्रीन फाइनेंस मतलब कोई भी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया या फिर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, तो ऐसे उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए जो बैंक्स हैं या कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी जो कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह काम कर रही है वो डिपॉजिट ले सकता है स्पेसिफिकली फॉर इन्वेस्टिंग इन सच एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट जिन्हें हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स भी बोल सकते हैं. तो ऐसे में जो ये रेगुलेटेड एंटिटीज़ डिपॉजिट्स लेते हैं उन्हें ग्रीन डिपॉजिट बोलेंगे और इन ग्रीन डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा. ठीक है, तो ये याद रखना इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट्स होंगे ये. और इसका एम यही है कि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स हैं उसको ग्रीन एक्टिविटी या ग्रीन प्रोजेक्ट्स में डाल सकें. इसके साथ साथ ये एड्रेस करता है इश्यू ऑफ ग्रीन वॉशिंग. तो ग्रीन वॉशिंग यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा हुआ है. कोई बता सकता है क्या होता है ग्रीन वॉशिंग? इज ग्रीन वॉशिंग कोई भी प्रोडक्ट को मतलब नेचुरल है करके बेचना, लाइक ब्रांडिंग इट एज नेचुरल जबकि वो नहीं है. हाँ, मतलब ग्रीन वॉशिंग का बेसिकली मतलब है ये दिखाना कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली. जैसे कई बार हुआ ना, कुछ रिसेंटली न्यूज़ ऐसा आया था कि कुछ एयरलाइंस अपनी ना कुछ खास सीट ज़्यादा रेट के ऊपर बेच रही थी ये बोल के कि हम लोग जो है हम एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम है, जबकि ऐसा नहीं था. तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होने का एक फॉल्स क्लेम कर रहे थे, राइट. तो उस फिनोमेना को हम लोग कंपनीज जनरली ये जब टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम ग्रीन वॉशिंग रेफर करते हैं. सो इट्स एन अनएथिकल प्रैक्टिस. तो ये इस इशू को भी एड्रेस करता है. ये जो पैसा है वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट को ना चले जाए विच इज़ ओनली क्लेमिंग टू बी एनवायरमेंट फ्रेंडली बट इन इट्स ट्रू एसेंस इट इज़ नॉट. नेक्स्ट देखो, हाईलाइट के बारे में बात करते हैं ग्रीन डिपॉजिट्स की. तो जितने भी रेगुलेटेड एंटिटी है, अब ये टर्म या ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है. कौन कौन ये ग्रीन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं इंक्लूडिंग द स्मॉल फाइनेंस बैंक, दे ऑल कैन बेसिकली गेट द डिपॉजिट्स या ग्रीन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं. बट इसमें रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स और पेमेंट बैंक नहीं ले सकते ये ग्रीन डिपॉजिट्स. ठीक है, तो ये याद रखना चाहिए. नेक्स्ट, एनबीएफसी जितनी भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट हो रही है वो सब भी ग्रीन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी क्यों ना हो. ये जितने भी ग्रीन डिपॉजिट्स होंगे दे विल ऑल बी डिनोमिनेटेड इन रुपीज़ ओनली. नेक्स्ट, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी या ये जो डिपॉजिट लिया जा रहा है इट कैन नॉट फाइनेंस ग्रीन एक्टिविटी प्रोजेक्ट फर्स्ट. मतलब जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो पहले प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर सकते. मतलब पहले प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना और फिर उसके लिए ग्रीन डिपॉजिट एक्सेप्ट करना ये नहीं कर सकते. उनको पहले ग्रीन डिपॉजिट लेना पड़ेगा तभी वो किसी ग्रीन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये एडिशनल इसमें कैविएट डाला गया है. और इन्वेस्टमेंट मेड बाय रेगुलेटेड एंटिटी इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द फ्रेमवर्क. तो ये आगे देखेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, जितना भी ये डिपॉजिट ग्रीन बॉन्ड्स के तौर पे लिया जाएगा दैट इज कवर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. ठीक है, तो ये जो कॉर्पोरेशन है ये बेसिकली अगर लेट्स से आपका किसी बैंक में अकाउंट है और बैंक रन ऑफ हो जाता है, मतलब बैंक जो अब आपका जो फंड था उसको चुका नहीं पा रहा है, तो वहाँ पे आपको एज ए इंश्योरेंस कुछ फंड प्रोवाइड किया जाता है जो कि ये DGC जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करेगी. ठीक है, तो अभी बता सकते हो ये कितना गारंटी करती है या कितना इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, कितने अमाउंट तक आपको मिल सकता है इसमें फंड? 5 लाख। करेक्ट, 5 लाख तक है ना. अगर लेट्स से आपके बैंक में 10 लाख है तो आपको 5 लाख मिलेगा. लेकिन अगर आप लेट्स से आपके अकाउंट में 50,000 ही है तो आपको 5 लाख नहीं, सिर्फ 50,000. मतलब अगर वो 5 लाख से कम है तो मिल जाएगा आपको, राइट, उतना फंड. और अगर 5 लाख से ऊपर है तो 5 लाख इज़ द मैक्सिमम लिमिट. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. और इसके अंदर जितना भी पैसा डाला जाएगा दैट विल ऑल्सो बी क्लासिफाइड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग. ठीक है, तो जो PSL नॉर्म्स होते हैं वो भी फुलफिल करेगा, राइट. इसके अलावा बैंक्स को इसके अंदर एनुअल
एनुअली एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन सर्वे भी कराना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो फंड्स दिए जा रहे हैं ये एक्चुअली सही पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे कि नहीं हो रहे। अब देखो कौन से प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड है कौन से एक्सक्लूडेड है उसकी एक लंबी लिस्ट बना रखी है, लेकिन आपको अपना बस कॉमन सेंस लगाना है। आपको ये सोचना है कि वो प्रोजेक्ट क्या वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो डेफिनेटली आपको वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिससे जैसे कि आप देख सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज, राइट। ये सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन सब के अंदर ग्रीन डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो और ग्रीन डिपॉजिट से पैसा डाल भी सकते हो। लेकिन लेट्स से कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, डायरेक्ट वेस्ट इंसनरेशन प्लांट बनाना है, तो उसके लिए क्योंकि ये पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तो दीज वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर फंड्स फ्रॉम ग्रीन डिपॉजिट्स। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करा था। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट है उन्होंने इशू किया फर्स्ट ट्रांच ऑफ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स अनाउंस इन 22-23 बजट। ठीक है, तो ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था अभी जो पिछले से पिछला बजट था उसमें। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बेसिकली एक कैटेगरी ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स है। ठीक है, एक ग्रीन बॉन्ड्स एक बड़ा सेट बोल सकते हो, उसमें सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वो वाले बॉन्ड है जो कि एक गवर्नमेंट निकालती है। ठीक है, तो इंडिया ने अभी ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स निकाले थे। तो ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर्स इन प्रोजेक्ट विद एनवायरमेंटल बेनिफिट। ठीक है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि बॉन्ड जो होता है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब अगर कोई कंपनी बॉन्ड इशू करती है तो उसको मैंडेटरीली आपको जो प्रिंसिपल है और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए डेट इंस्ट्रूमेंट है। इंडिया में ये पहली बार इशू हुआ था इन 2015। आई थिंक येस बैंक ने शायद पहली बार ग्रीन बॉन्ड इशू किए थे इंडिया के अंदर। फिर धीरे धीरे बहुत सारे और कंपनीज भी ये ग्रीन बॉन्ड रेज करने लग गई। ठीक है, तो अभी एलिजिबल प्रोजेक्ट वही सेम है जो ऊपर देखा था। एनवायरमेंट फ्रेंडली जितने भी प्रोजेक्ट्स है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, ग्रीन बिल्डिंग, इन सब के अंदर आप ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है इसका पैसा गवर्नमेंट लगा सकते हैं इन सब फंड्स के अंदर। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब इसमें 2 टियर गवर्नेंस प्रोसेस रहेगा। जो भी पैसा सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के थ्रू उठाया जाएगा उसके गवर्नेंस का 2 टियर प्रोसेस रहता है। पहला, मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट एक्चुअली इस फंड को यूज़ करेगा, लेट्स से कोई इंडस्ट्री हमें लगानी है या लेट्स से कोई रिन्यूएबल प्लांट हमें सेटअप करना है। ठीक है, तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगा उसके लिए, इन दिस केस इट वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड न्यू एनर्जी होगा। ठीक है, तो वो इसमें रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है और जो प्रोजेक्ट एलिजिबल है इसके लिए उनको सेलेक्ट करेगा और फिर उन्हें अलाउ करेगा कि वो ग्रीन फंड या सॉवरेन ग्रीन फंड से पैसा उठा सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी रहेगा जो कि ओवरसी करेगा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखो मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो प्रोसीड्स आर डिपॉजिट इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी सॉवरेन ग्रीन फंड से पैसा आएगा वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा एंड देन इट विल बी मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू द पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। ठीक है, और इसका ऑडिट कौन करेगा, तो कैग इसमें इसको ऑडिट करेगा। राइट, अब ये तो हो गया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की बात। इससे सिमिलर कुछ और बॉन्ड्स है जैसे कि सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड। तो इंडिया का जो एग्जिम बैंक है हैज़ लिस्टेड इट्स 10 ईयर $1 बिलियन सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड ऑन द सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट प्लेटफॉर्म एट लंडन स्टॉक एक्सचेंज। तो याद रखना है लंडन स्टॉक एक्सचेंज में हम लोगों ने इसे लॉन्च किया है। और इसमें फ़ंड कितना है, तो $10 बिलियन का इसमें रहेगा फ़ंड और 10 ईयर्स के लिए मेचोरिटी पीरियड रहेगा इस बॉन्ड का। राइट, तो जितना भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली या सोशली रिस्पॉन्सिबल कोई प्रोजेक्ट है उन सब के लिए पैसा जुटाया जाएगा थ्रू दी सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स। ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो रिलेटेड न्यूज़ में एक और है बॉन्ड विच इज़ राइनो बॉन्ड। तो राइनो बॉन्ड किसने इशू किया है, ये साउथ अफ्रीका ने इशू किया है टू प्रोटेक्ट ब्लैक राइनोज एंड टू सपोर्ट द लोकल कम्युनिटी। राइट, तो ब्लैक राइनो के कंजर्वेशन एफर्ट के लिए साउथ अफ्रीका ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इससे पहले हम लोगों ने IUCN स्टेटस में देखा था, तो कोई बता सकता है ब्लैक राइनो का क्या था IUCN स्टेटस? vulnerable. वो इंडियन राइनो का है वल्नरेबल, ये था क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, याद रख लेना, इसी पीटी में हम लोगों ने देखा था। राइट, सारे वो 5 वेराइटी जो है राइनोज की डिस्कस किया था। ठीक है, तो पता होना चाहिए। और इसके अलावा और भी बहुत सारे बॉन्ड्स थे, जैसे हम लोगों ने स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड देखे थे। स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड याद है किसी को?
ये किस लिए बनाए गए थे स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड? मतलब हम लोगों ने आई थिंक इकोनॉमी का पीटी में देखा था, याद है? ठीक है, तो स्किल बॉन्ड बेसिकली एक ऐसा अपने आप का एक टाइप में एक ऐसा पहला बॉन्ड था जिसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा इस बॉन्ड के अंदर डालते हैं, और ये जो बॉन्ड का पैसा है वो तभी रिडीम कर सकते हैं, या फिर उसका जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट है वो तभी उन्हें मिलेगा जब एक्चुअली वो जो सोशल आउटकम है जिसके लिए उस बॉन्ड को बनाया गया था अगर वो फुलफिल होता है। तो जैसे अभी हमारे इंडिया में जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, एनएसडीसी, उसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, कुछ लोगों को ट्रेन किया जाएगा, वो जैसे ही सक्सेसफुली ट्रेन हो जाते हैं और जो प्रोजेक्ट जिस पर्पज के लिए डिजाइन किया गया था अगर वो पर्पज फुलफिल हो जाता तो डेफिनेटली उसका पैसा उन इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा वापस। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए, राइट? तो याद रखना, एनएसडीसी ने लॉन्च किया था स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कोलिएशन, राइट? तो सर्कुलर इकोनॉमी के लिए ये कोलिएशन इंडस्ट्री के कुछ कंपनीज ने बनाया है, और अभी न्यूज़ में इसलिए बिकॉज द एट द G20 फोर्थ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप, जिसका मीटिंग मुंबई में हुआ था, उन्होंने बेसिकली ये रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिएशन को लॉन्च किया था। तो ये एक इंडस्ट्री ड्रिवन इनिशिएटिव है, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज है, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, और 39 कंपनीज जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट जगह उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उन लोगों ने मिलकर बनाया है। अब कौन कौन सी कंपनी इन्वॉल्व की वो अपना काम का नहीं है, अपने काम का ये है कि ये जो है इनिशिएटिव बनाया गया है, और अपने को ये पता होना चाहिए सर्कुलर इकोनॉमी क्या है। तो सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के बाद उसका रीयूज रिसाइकलिंग करते हो, ताकि जो वेस्ट है उसका जनरेशन कम हो, और जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करके वापस से हम लोग उसे यूज़ के अंदर ला सके। इसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। करंटली सर्कुलर इकोनॉमी का जो स्टेटस है थोड़ा कम है, मतलब अंडर 7.2% है टू बी प्रिसाइज, अकॉर्डिंग टू द सर्कुलरिटी गैप रिपोर्ट ऑफ 2023, राइट? तो बहुत बड़ा गैप है, और बहुत सारा जो वेस्ट है वो एक्चुअली बिना रिसाइकिल हुए ही डंप हो जाता है, तो इसको रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। अब इंडिया में इससे रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव है, स्पेशली टारगेटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी। जैसे अभी हम लोगों ने मिशन लाइफ के बारे में पढ़ा था, राइट? स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हम इंडिया को जीरो वेस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने देखा था अंडर द डिफरेंट ई वेस्ट टूल्स और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स, राइट? इसके अलावा मेटल रिसाइकलिंग हो गया, और नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, इन सब के अंडर हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, राइट? अब इससे रिलेटेड न्यूज़ सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दिस ग्रुप वाज एस्टैब्लिश इन 2016 एज ग्रीन फाइनेंस स्टडी ग्रुप, और ये अंडर द G20 जो है ये बार बार मीट करता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अभी G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास था, इसलिए इसका मीटिंग जो था मुंबई के अंदर हुआ। ठीक, तो मेन एम यही है कि जो इंडस्ट्रीज से जो पैसा है वो सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना चाहिए। फॉर दैट रीज़न हम लोगों ने ये जो प्लेटफॉर्म था उसको डिज़ाइन किया, राइट? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो, ग्रीन बिल्डिंग। तो अभी एक इंडियन ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस, इसका एक मीटिंग हेल्ड हुआ इन चेन्नई, विच वाज लेड बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC। तो ये जो ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, एक तो ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब बेसिकली यही है कि हम एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन करें। अब कंस्ट्रक्शन इन द सेंस उसमें जो भी मटेरियल लग रहा है उसमें जिस टाइप का ऑपरेशन होता है, मतलब उसमें किस तरीके से बिजली ली जा रही है, यूज़ करी जा रही है, या उसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब ग्रीन बिल्डिंग के अंदर आता है। बट माइंड यू, ग्रीन बिल्डिंग का मतलब सिर्फ एनर्जी एफिशिएंसी या नेट ज़ीरो कार्बन बिल्डिंग नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग थोड़ा सा उससे एक बड़ा टर्म है। ठीक है, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं, नॉट जस्ट विद रिगार्ड्स टू नेट ज़ीरो एमिशन या फिर एनर्जी एफिशिएंसी तक लिमिटेड नहीं है, वो इवन मटेरियल तक भी जा सकता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा टर्म या एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ग्रीन बिल्डिंग का, राइट? अब यहाँ पे कुछ रिसेंटली नए नए कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स आए हैं जिन्हें हम ग्रीन कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड एग्रोक्रीट। एग्रोक्रीट क्या है? दिस इज अ कार्बन नेगेटिव बिल्डिंग मटेरियल मेड फ्रॉम क्रॉप रेसिड्यू सच एज पैडी, स्ट्रॉ, व्हीट,
शुगर केन बागीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग मटेरियल आ गए जहाँ पे बैम्बू का यूज़ होता है, ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से हम ऐसे मटेरियल ला रहे हैं जिससे कंस्ट्रक्शन जो है वो लेस कार्बन इंटेंसिव होता है, या इस केस में जैसे एग्रोक्रीट के केस में कार्बन नेगेटिव है, राइट। तो जैसे अगर हम सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो आपको पता है उसमें बहुत सारा फॉसिल फ्यूल रन होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है बहुत सारा, तो कार्बन फुटप्रिंट सीमेंट का बहुत ज़्यादा है, तो उसकी जगह उस कॉन्क्रीट की जगह हम एग्रोक्रीट यूज़ कर सकते हैं फॉर एज अ बिल्डिंग मटीरियल। नेक्स्ट है कार्बन क्राफ्ट टाइल, बट ये छोटा मोटा ही इशू है, मतलब दीज आर जनरल टर्म्स, ठीक है। मेन एग्रोक्रीट पता होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे वेजिटेटेड रूफ टॉप के, आपने रूफ टॉप के ऊपर जो है कुछ वेजिटेशन उगा दिया है, अब वेजिटेशन उग जाएगा तो उससे जो बिल्डिंग का टेम्परेचर है थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में। सो इंडिया का एक प्रीमियर सर्टिफिकेशन बॉडी है फॉर ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो सर्टिफिकेशन वगैरह चाहिए ग्रीन बिल्डिंग के लिए वो आपको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से मिलेंगे। और ये जो इंडियन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है ये फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो ये याद रखना, इंडिया का ये जो काउंसिल है इज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ठीक है। अब ये जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, दिस वाज एस्टैब्लिश इन 2001 बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। तो आपको पता है ये एक बॉडी का ग्रुप है, ठीक है, या प्रेशर ग्रुप बोलते हैं इसे। तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो लीड रेटिंग। तो अभी न्यूज़ में क्यों था ये लीड रेटिंग, बिकॉज इंडिया ने आउट परफॉर्म कर दिया US एंड चाइना को इन लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। अगेन बिल्डिंग के डिज़ाइन की बात हो रही है, तो हम लोगों ने स्पेसिफिकली कहाँ पे पीछे छोड़ दिया US और चाइना को। ये जो लीड डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन मिलते हैं, हम लोगों ने नेट ज़ीरो सर्टिफिकेशन में US और चाइना को पीछे छोड़ दिया है, ये याद रखना है, ठीक है। नेट ज़ीरो सर्टिफिकेशन, जैसे और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन देता है, बट प्रिसाइजली नेट ज़ीरो सर्टिफिकेशन में हम लोगों ने US चाइना को पीछे छोड़ा। तो लीड रेटिंग एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो कि ग्रीन बिल्डिंग क्लासिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग उसे सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। वो कितना एफिशिएंट है, कितना कार्बन फुटप्रिंट उसका कम है, कितना कॉस्ट सेविंग उसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल किया गया, इन सब के बेसिस पे रेटिंग मिलती है और उसके हिसाब से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो दिस लीड रेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड बाय US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड एडमिनिस्टर्ड बाय ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो 4 लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन इसमें मिलते हैं, पहला है सर्टिफाइड, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और प्लैटिनम, राइट। और इंडिया में ये जो लीड जो प्रोग्राम है, या जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसको लीड कौन करता है या एडमिनिस्टर कौन करता है, तो अभी जो हम लोगों ने बॉडी देखा था विच वॉज द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, ये इस लीड इंडिया प्रोग्राम को एडमिनिस्टर करता है, राइट। अब लीड ज़ीरो क्या है, तो ये जो लीड के सर्टिफिकेशन में ही लीड ज़ीरो भी एक टाइप का सर्टिफिकेशन है जो कि रिकग्नाइज करता है नेट ज़ीरो या नेट पॉजिटिव स्टेटस इन कैटेगरीज ऑफ कार्बन, एनर्जी, वाटर और वेस्ट, ठीक है। तो नेट ज़ीरो या नेट पॉजिटिव स्टेटस, ठीक है, या आप जो है या तो कार्बन जो है उसका फुटप्रिंट आपका बिल्कुल ज़ीरो है, या फिर आप उसको एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो ग्रीन बिल्डिंग में भी ये वाला जो सर्टिफिकेशन है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है, ठीक है। तो इंडिया इज 73 लीड ज़ीरो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स। अगेन काम का नहीं है नंबर अपने लिए, बट अपने को ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो लीड ज़ीरो के जो प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। और हरियाणा और तमिलनाडु स्टेट से जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा लीड ज़ीरो सर्टिफिकेशन वाले ग्रीन प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? आगे देखो, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है विच इज़ ग्रीहा। तो ग्रीहा क्या है, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो ये इंडिया का एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है, इंडिया ने खुद डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन किसने किया था, तो ये टेरी ने डिज़ाइन किया। टेरी मतलब द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन लोगों ने जॉइंटली मिलकर ये गृहा जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है। तो इसके अंदर आप अपना कोई लेट्स से आप बिल्डिंग बनाते हो तो उसको आप इसके अंदर रेटिंग दिलवा सकते हो। अब इसका जो रेटिंग है ये 5 स्टार रेटिंग सिस्टम रहता है, मतलब आपको 5 में से कुछ स्टार्स मिलेंगे अकॉर्डिंग टू कि क्या से आपने आपका जो बिल्डिंग है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो रेटिंग्स होती है ये वैलिड रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। यू शुड नो दैट। दिस वॉज अबाउट गृहा। अब तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? डाउट Sir, there is a term
Blue washing. What does it mean? टू वॉश थिंक शायद मे भी ऐसा बताना कि रिस्पॉन्सिबल सोशल प्रैक्टिसेस वो कंपनी कर रही है. Yes, sir. It is a marketing tool जिसमें सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज को ऐसा बताया जाता है कि हम कर रहे हैं और प्रॉफिट और सोशल इमेज कंपनीज की इंक्रीज की जाती है. याद रखना कि ऐसा लगता है कि सोसाइटी को हेल्प कर रही हैं वो फिर लेकिन एक्चुअली में कर नहीं रही होती हैं. याद रखना. ठीक है, अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज. तो मिशन, इसमें पहला टॉपिक है मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, माहिर. ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने दोनों ने मिलकर ये माहिर जो है इसको लॉन्च किया है. और इसमें हम लोग जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मतलब जो नई टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है इन पावर सेक्टर, उनको यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, तो माहिर का ऑब्जेक्टिव यही है कि आइडेंटिफाई करना है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को जो कि पावर सेक्टर में आगे रिलेवेंट होगी और उनको इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करना है. तो इसके लिए फंडिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और उनसे एसोसिएटेड जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ठीक है, जितने भी PSUs उनसे रिलेटेड है वो भी फंडिंग में हेल्प करेंगे. इसके अलावा सेंटर से बजटरी एलोकेशन भी इन्हें मिलेगा इस स्कीम के लिए. ठीक है, अब इसका जो अप्रोच है वो बेसिकली क्योंकि नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी होती है तो पहला उस टेक्नोलॉजी को आपको प्रोटोटाइप बना के दिखाना पड़ता है कि ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना के दिखाना पड़ता है कि ये एक्चुअली फीजिबल है कि नहीं है. तो आप पूरा टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल लोगे, पहले आइडिया से लेके प्रोडक्ट तक आप उसको हेल्प करोगे. और इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो इसका ड्यूरेशन 5 ईयर्स है, फ्रॉम 2023 टू 2028. तो इसमें कमिटीज़ रहेंगी, जैसे टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी कौन चेयर करेगा, तो ये CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिक सिटी अथॉरिटी. ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने जो इकोनॉमी का जो PT था उसमें देखा ही था इसके बारे में. तो स्कोपिंग कमेटी का काम क्या है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको आइडेंटिफाई करना कि ये जो है हमारे काम की है कि नहीं है, पावर सेक्टर में क्या हमें हेल्प कर सकती है कि नहीं कर सकती, ये सबको अंडरस्टैंड करने का काम जो है वो टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी करेगा. एक बार उस कमेटी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यस दिस इज़ अ गुड टेक्नोलॉजी और ये हमारे पावर सेक्टर में काम आ सकती है, तो फिर एपेक्स कमेटी जो है विच वुड बी चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, वो इंश्योर करेंगे कि उस टेक्नोलॉजी के लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, उसके लिए प्रॉपर फंडिंग मिले, उसके रिसर्च प्रपोजल जो है उनको पास करेगी. ठीक है, तो इसका काम जो है ये रहेगा कि नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है स्पेशली इन द पावर सेक्टर उस पर फोकस किया जाए. ठीक है, तो नेक्स्ट सिलेक्शन कैसे होगा इसमें प्रपोजल्स का, मतलब कैसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, तो दिस वुड बी डन थ्रू अ क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन बेसिस. मतलब क्या क्वालिटी है, कितना उससे चेंज आएगा और कितना उसका कॉस्ट पड़ेगा, उसके बेसिस पे फंडिंग करी जाएगी उसके लिए. ठीक है, और उसको सिलेक्ट भी अकॉर्डिंगली किया जाएगा. अब इसमें खास बात यह है क्योंकि देखो गवर्नमेंट पैसा दे रही है और उसके बिहाफ पे फिर आप जो है वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, तो इसलिए इसमें अगर कोई IPR जनरेट होता है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर जनरेट होती है, तो उसके जो राइट्स हैं दे वुड बी शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिसर्च एजेंसी. ठीक है, जो भी रिसर्च एजेंसी वो प्रोजेक्ट को कर रही होगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको शेयर करेंगे आपस में. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कुछ आइडेंटिफाई किए गए हैं सर्टेन न्यू टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ पावर सेक्टर. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिजीनियस कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी CRGO, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर EV बैटरी, सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेशन, जियोथर्मल, लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक कुकर्स, ग्रीन हाइड्रोजन फॉर मोबिलिटी, कार्बन कैप्चर. तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है अभी इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने का काम करे टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी अंडर दिस प्रोजेक्ट कॉल्ड माहिर. तो इस पार्ट में कुछ एडिशन करना है किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो, US इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म, RETAP. तो ये जो RETAP है दिस वाज लॉन्च अंडर US इंडिया स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप. तो इंडिया और US का बहुत सारा अलग अलग डोमेन में पार्टनरशिप चल रहा है
इस केस में हम लोग स्पेसिफिकली ये चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि जो एनर्जी है, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सस्टेनेबल ग्रोथ, पावर एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबल ऑयल एंड गैस एंड एमर्जिंग फ्यूल्स। तो ये सारे जो फ्यूल्स हैं जो कि क्लीन और एज वेल एज स्ट्रैटेजिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रैटेजिक इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। तो ऐसे जो फ्यूल्स है या ऐसी टेक्नोलॉजी है उसके लिए पार्टनरशिप बनाई गई है बिटवीन यूएस एंड इंडिया। तो ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर हम लोग 2 ट्रैक एंगेजमेंट कर रहे हैं अंडर द यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप, राइट। उसके अंडर इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसमें क्लाइमेट एक्शन और जो उससे रिलेटेड फाइनेंस का जो मोबिलाइजेशन होना है उसके लिए डायलॉग कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म जो बनाया है इसका काम यही है कि हम एक्सेलरेट करें डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब वो बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन सी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी है, वो सब आप जानते हो। अब इसमें यूएस की तरफ से यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है और इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों इन्वॉल्व रहेंगे और फोकस करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन द रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी है जो जिसके नाम आपको पता होने चाहिए जो कि पावर सेक्टर में एमर्ज करें, जैसे एयर जेन। तो एयर जेन मतलब एयर में जो वाटर वेपर्स हैं उसका इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें हो, तो दिस इज व्हाट इज एन एयर जेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है माइक्रो ग्रिड्स। तो माइक्रो ग्रिड्स ऐसे ग्रिड्स हैं जो कि एक छोटे से एरिया में लगाए जा सकते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब उसे किसी बड़े ग्रिड से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और वो फंक्शन कर सकता है, या फिर आप उसे डायरेक्टली किसी बड़े ग्रिड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ये माइक्रो ग्रिड होता है। नेक्स्ट देखो पावर वॉल्स। तो पावर वॉल्स ये बेसिकली एक क्लीन एनर्जी का जरिया है जिसमें आप एनर्जी को स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और कभी भी उसे जब भी आपको ज़रूरत हो तो यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट देखो वर्टिकल विंड टर्बाइंस। तो ये कैप्चर करता है वेव्स क्रिएटेड बाय द पासिंग व्हीकल, ठीक है। जैसे रोड है, रोड पे अगर कभी होता है कि बहुत तेज़ी से कोई ट्रक पास कर रहा है तो अकॉर्डिंगली उससे एक बहुत तेज़ हवा का झोंका लगता है, ठीक है। उस हवा के झोंकों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू रन द टर्बाइंस, राइट। वो टर्बाइंस जब रन होगी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये भी वर्टिकल विंड टर्बाइन जो है ये भी अगेन एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन पावर सेक्टर, राइट। तो ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी थी जिनके बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी इन नई टेक्नोलॉजीज़ को काफ़ी बार पूछ लेता है, ठीक है, तो ये सब आइडिया होना चाहिए क्या क्या रोल है इनका, राइट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट यस सर। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है ना? ओके। Yes. 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 International Solar Alliance. So why in the news? IEC announced that global solar facility is set to receive a capital contribution of $35 million in its sixth session held recently. तो ये पहले देखते हैं हम IEC क्या है, फिर ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के बारे में देखेंगे। तो हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है कि इट इज अ ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन conceived as a joint effort by India and France, conceptualized on the sidelines of Conference of Parties to UNFCCC held in Paris in 2015. हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। मेंबरशिप है 97 कंट्रीज की। इनिशियली इसे ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन बाद में बाकी कंट्रीज ने भी इसे ज्वाइन किया, ठीक है। इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था तो ऑब्वियसली इंडिया होगा ही। मैंडेट है, इट स्ट्राइव्स टू डेवलप एंड डिप्लॉय कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी सोल्यूशन पावर्ड बाय सन। तो हमें पता है अभी ग्लोबल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो इसमें जितने भी कन्वेंशनल एनर्जी है वहां से हमें शिफ्ट करना है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसी को इसमें सोलर फोकस्ड एरिया है जिसके जिस पर वर्क कर रहा है ISA, ठीक है। इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कि हम कैसे चीजों को स्ट्रैटेजाइज करेंगे और क्या क्या टारगेट रखेंगे ISA का। तो एक टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी करके एक स्ट्रैटेजी है इनकी। इसमें $1000 बिलियन इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करेंगे, 1000 मिलियन लोगों को क्लीन एनर्जी प्रोवाइड करना है, और जो सोलर कैपेसिटी है एनर्जी जनरेशन की उसे 1000 गीगावाट वो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में ये टारगेट पूरा करेंगे। तो दीज आर टुवर्ड्स 1000 स्ट्रैटेजी के अंडर जितने टारगेट्स हैं वो।
अब देखते हैं GSF ग्लोबल सोलर फैसिलिटी। इट इज अप्रूव्ड बाय ISA असेंबली। ये एक गारंटी फंड है जो मेनली प्राइवेट कैपिटल है उनको अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है, और इससे सोलर रिलेटेड जितने भी ऑफ ग्रिड सोलर प्रोजेक्ट्स, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्टिव यूज सोलर प्रोजेक्ट्स है, इससे जितने सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट है उनको हेल्प करने के लिए ये फंड बनाया गया है। तो इसमें कुछ कुछ अलग अलग फंड डिवाइड किए गए हैं। तो पेमेंट गारंटी फंड एक होगा, दूसरा इंश्योरेंस फंड जो रिस्की प्रोजेक्ट्स है उनके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए होगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा उन्हें, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट फंड जो टेक्निकल असिस्टेंस है उनके लिए एक स्पेशल फंड बनाया गया है इन्वेस्टमेंट फंड करके। इट इज डिजाइन टू कैटलाइज सोलर इन्वेस्टमेंट्स इन अनडिजर्व्ड सेगमेंट्स एंड ज्योग्राफीज अक्रॉस अफ्रीका। पहला फोकस एरिया इन लोगों ने अफ्रीका रखा है, उसके बाद बाकी आने वाले टाइम में ये एक्सपैंड करेंगे टू अदर रीजन्स सच एज एशिया, लैटिन अमेरिका एंड द मिडिल ईस्ट। तो सोलर अलायंस इंपॉर्टेंट है, 2015 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अदर इनिशिएटिव क्या है ISA के? तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। तो ये जितने एक कॉमन ग्रिड बनाया जाएगा इसके अंडर, और जितने भी डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स है उनको कॉमन ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा, ताकि जो गैप है बिटवीन एनर्जी सरप्लस रीजन और एनर्जी डेफिशिएंट रीजन, उस गैप को फिल किया जा सके। तो इस काम के लिए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड बनाया गया है। इट इज लेड बाय इंडिया एंड UK इन कोलैबोरेशन विद ISA एंड वर्ल्ड बैंक। बाकी जो 3 फेजेस हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। India has already established cross-border interconnections with its neighbors through which electricity is exported to Nepal, Bangladesh and Myanmar and imported from Bhutan. तो इलेक्ट्रिसिटी हम नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से एक्सपोर्ट करते हैं और भूटान से हमारे यहाँ जो पावर प्लांट है उससे इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे पास ऐसा इंटर क्रॉस बॉर्डर ग्रिड मौजूद है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सन से जो जेनरेट हो रहा है पावर उसको भी इस ग्रिड से कनेक्ट करें, ऐसा ही ग्रिड इसके लिए भी बनाए। तो यही है OSO WOG। नेक्स्ट है STAR-C इनिशिएटिव, सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। इट इज रन बाय ISA इन पार्टनरशिप विद यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका एम है टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी विद इन ISA मेंबर स्टेट्स टू एनहांस क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द अपटेक ऑफ सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसी तरह और एक हमारे पास इनिशिएटिव है वो स्टार्स करके, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। स्टार्स स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, वो समग्र शिक्षा के अंडर है। तो STAR-C को इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। इसके अलावा ये तो हुआ ISA से रिलेटेड इनिशिएटिव्स। हमारा अपना इंडिया का एक नेशनल सोलर मिशन है जिसमें टारगेट हमने रखा था कि बाय 2022 हम 100 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी, ये टारगेट रखा गया था, जिसमें रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन 40 गीगावाट था और लार्ज एंड मीडियम ग्रिड से 60 गीगावाट। लेकिन आई थिंक अभी 73 गीगावाट तक हमने अचीव किया है, उसके बाद हमने वो टारगेट हमारा वो अचीव नहीं हुआ है। तो ये अंडर सोलर नेशनल सोलर मिशन था, ठीक है। यहाँ कोई क्वेश्चन है क्या, कोई एडिशन? ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। वाई इन द न्यूज? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी नोटिफाइड इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो पहले हम देख लेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड मिशन क्या है, देन हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड क्या नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एज फ्यूल
तो हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि जब हम इसे बर्न करते हैं तो एज अ बाई प्रोडक्ट हमें वाटर और हीट मिलता है, जो कि इन्वायरमेंट में जाके इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। तो ये हाइड्रोजन को हम एज अ क्लीन एनर्जी यूज कर सकते हैं, क्लीन फ्यूल यूज कर सकते हैं। और हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइजर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन्यूएबल सोर्सेस से होती है, तो इसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन। और अगर हम ये कोल के थ्रू कर रहे हैं या नेचुरल गैस के थ्रू कर रहे हैं, तो हम वो नॉन ग्रीन में आता है, वो इस तरह कैटेगराइज होता है। तो बगल में जो इन्फोग्राफिक्स दिया हुआ है उसमें कलर स्पेक्ट्रम दिए हुए कि क्या किस सोर्स से यूज किया जा रहा है और किस प्रोसेस के थ्रू जनरेट किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग कलर कोडिफाइड है, तो वो एक बार पढ़ लेना, ये हमने पहले भी किया हुआ है। आगे है 99% ऑफ प्योर हाइड्रोजन डिमांड इन इंडिया कम्स फ्रॉम प्राइमरीली 2 सेक्टर्स, एक रिफाइनरी है और दूसरा फर्टिलाइजर्स है। अभी जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके अंडर गवर्नमेंट मैंडेटरी भी कर रही है कि इंडस्ट्रीज जो हैं उन्हें परचेज करना जरूरी है ग्रीन हाइड्रोजन। इट हैज द पोटेंशियल टू बी यूज इन अदर सेक्टर्स एज एन एनर्जी कैरियर। और डिफरेंट कलर कोड्स ये हमने देख लिया। एडवांटेजेस में ये है कि जीरो हार्मफुल एमिशन है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट वाटर और हीट ही जेनरेट हो रहा है। साथ ही साथ ये एफिशिएंट, काफी एनर्जी एफिशिएंट है। डिसएडवांटेजेस में ये है कि हाइड्रोजन जो है ये वेरी लाइट केमिकल एलिमेंट है, साथ ही साथ इनफ्लेमेबल है हाईली वॉलेटाइल है। तो उसका स्टोरेज, प्रोडक्शन के साथ साथ स्टोरेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होने के साथ साथ स्टोर करने में हमारे पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ हाइड्रोजन। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड मिशन हमारे क्या हैं। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो 2024 में लॉन्च किया गया है। इसका टाइम पीरियड है 2030 तक। एम है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर प्रोड्यूसिंग, यूटिलाइजिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। 2030 तक ये मिशन है। तो इसमें हमने क्या क्या टारगेट्स रखे हैं, तो एक तो प्रोडक्शन कैपेसिटी पर एनम हमें 5 मिलियन मेट्रिक टन तक रखना है। दूसरा रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जो हमारा INDC में जो चल रहा है कि 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है जो रेन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए, उसमें 125 गीगावाट फिर से ऐड करना है। साथ ही साथ 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, इसे रिड्यूस करना है, इतना रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है ओवर 1 लाख करोड़ क्यूमुलेटिव रिडक्शन इन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स। ऑब्वियसली हम ग्रीन हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं जो कि एक रेन्यूएबल एनर्जी की तरह काम कर रहा है, तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो रिड्यूस होगा। अब है स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने क्या सेट किया है। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन को क्लियर किया है, जिससे एम्बिगिटी नहीं हो कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हाइड्रोजन ग्रीन के कैटेगरी में आनी चाहिए। तो डेफिनेशन है ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रेन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग प्रोडक्शन थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस और बायोमास कन्वर्जन। इसके अलावा हमने एमिशन थ्रेशोल्ड रखा है that must be met in order to classify produce hydrogen as green. इसमें well to gate emission of not more than 2 kg carbon dioxide and equivalent per kg hydrogen production. तो इस well to gate emission का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन के थ्रू आउट लाइफ साइकिल में हम कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, तो वो सब इवेल्युएट करेंगे। तो हमें 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड ही हम एमिट कर सकते हैं पर kg हाइड्रोजन प्रोडक्शन में। तो दिस इज द थ्रेशोल्ड।
नोडल अथॉरिटी होगी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू अक्रेडिट एजेंसी फॉर मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दो सब कंपोनेंट्स है। एक साइड जो सर बता रहे थे वो स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है। और जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगी। इसके अंदर दो कंपोनेंट है। तो पहला एक इलेक्ट्रोलाइजर जो हेल्प करता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, उसके मैन्युफैक्चरिंग में, उसके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में ये पहले कंपोनेंट में आएगा। दूसरे कंपोनेंट में जो ग्रीन हाइड्रोजन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिकली वो। दूसरा है शिप, स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए है। तो दो कंपोनेंट्स, एक साइट है और दूसरा शिप है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। न्यूज में इसलिए था क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है? तो इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस दैट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड वाटर बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड एयर। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पावर्ड बाय हाइड्रोजन इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ ई मोबिलिटी लैंडस्केप। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, इसका यूज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कर सकते हैं ताकि हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो सके। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इसका यूटिलाइज करके अपना जितने भी क्लाइमेट चेंज इफेक्ट है उनको कम कर पाएंगे। वर्किंग मैकेनिज्म क्या है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का? तो ये इंफोग्राफिक है, डायग्राम है, वो देखते हैं। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। हाँ, और उससे अटैच्ड एक प्लैटिनम रॉड होता है जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो लेफ्ट साइड में एनोड है और लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है। तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज सेल होता है, यहाँ से हम सप्लाई करेंगे हाइड्रोजन और कैथोड की तरफ से हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। जब हम एनोड की तरफ हाइड्रोजन सप्लाई कर रहे हैं तो वो जो कैटलिस्ट है प्लैटिनम, उससे कांटेक्ट में आके वो रिएक्ट करेगा और वो स्प्लिट हो जाएगा प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। उससे पहले एक तरफ एनोड कैथोड के बीच में एक मेम्ब्रेन होगा जो इलेक्ट्रोलाइट होगा। इसमें हम सॉलिड या लिक्विड दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। सॉलिड के लिए जनरली हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम PEM प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यूज करते हैं। तो एक तरफ एनोड दूसरी तरफ कैथोड और बीच में वो मेम्ब्रेन हुआ। जब हम हाइड्रोजन एनोड की तरफ से सप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है। इससे अटैच्ड एक एक्सटर्नल सर्किट है जो एनोड से कैथोड की तरफ जुड़ रहा है। जब ये हाइड्रोजन स्प्लिट होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, तो प्रोटॉन एनोड की तरफ से मेम्ब्रेन में आएगा और मेम्ब्रेन की तरफ से वो कैथोड की तरफ आएगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से आगे की तरफ पास नहीं कर पाएगा, जो एक्सटर्नल सर्किट है उसकी तरफ पास होके वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। वहां पे एक मोटर लगा होगा और जब उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो घूमने लगेगा जिससे व्हीकल मूव करने लगेगी। फिर वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ कैथोड की तरफ आएगा और जो प्रोटॉन एनोड से होकर कैथोड की तरफ आया है, जो हमने कैथोड की तरफ ऑक्सीजन डाल रहे हैं उससे रिएक्ट करके वो वाटर में कन्वर्ट होगा और वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस। यही वर्किंग मैकेनिज्म ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स, एन एनोड एंड अ कैथोड, where the reaction takes place. An electrolyte and a catalyst in fuel cell facilitate reactions. Hydrogen enters a cell and splits into charged proton and electrons at the anode. Negatively charged electrons are forced through a circuit generating electricity and propelling vehicles using motors.
Positively charged proton pass through a membrane to cathode, combining with oxygen to form water. तो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही इसमें लिखा हुआ है वर्किंग मैकेनिज्म. बेनिफिट्स क्या है? तो लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट है ड्यू टू हायर एफिशिएंसी एंड हाई एनर्जी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. शॉर्टर रिफ्यूलिंग टाइम है एंड व्हीकल माइलेज नॉट इन्फ्लुएंस बाय वेदर कंडीशंस. और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो डीकार्बनाइज हो सकता है इसके थ्रू. तो ये बेनिफिट्स में है. इश्यूज है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रोडक्शन ट्रांसपोर्टेशन, फ्लेमेबिलिटी एंड स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन, हाई कॉस्ट, technological challenges like system size, management of air, heat and water, etc. इसमें कोई डाउट है या फिर एडिशन है? ओके. नेक्स्ट है अदर इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल. तो R&D रोड मैप फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम इन इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी ने रिलीज किया है. तो एक रोड मैप है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, इनसे रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस है उनको एड्रेस करने के लिए. तो 3 की अप्रोचेस हैं. एक ब्लू स्काई प्रोजेक्ट्स है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड चैलेंजेस है उनको देखेगा और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाएगा. दूसरा है इलेक्ट्रोलाइजर्स, मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए एक मिशन मोड प्रोजेक्ट होगा. तीसरा है कि हम कैसे स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, उसके बारे में है. दूसरा है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम. तो इंडिया प्रपोज टू इनवाइट ग्लोबल फर्म्स टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन ट्रेन्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज स्कीम. तो ये यूनियन बजट 2023 में अनाउंस हुआ था. Indian Railways has envisaged to run 35 हाइड्रोजन ट्रेन्स और फिर जितने भी डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट हैं उसको हाइड्रोजन रेट्रोफिट किया जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल से रिलेटेड कंपोनेंट, उससे कॉन्ड्यूसिव कंपोनेंट रिफिट किए जाएंगे. नेक्स्ट है इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन. तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया है इंसेंटिव स्कीम अंडर मोड 2A जो कि ग्रीन अमोनिया के लिए है एंड मोड 2B ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अंडर साइट प्रोग्राम जो हमने पहले देखा. एम है टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन, एनहांस कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड टू एनकरेज लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन अमोनिया एंड ग्रीन हाइड्रोजन. दोनों के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अलग अलग है. ग्रीन अमोनिया के लिए है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए है ऑयल एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस नोटिफाई करेगी. ग्रीन अमोनिया क्या होता है? तो जैसे हमने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में देखा, सेम उसी तरह का है कि हम कौन सा सोर्स यूज करके हम ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो उसे भी कलर कोडिफाई किया गया है. ब्लू अमोनिया, तो अमोनिया फॉर विच बाई प्रोडक्ट CO2 हैज बीन कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड रिड्यूसिंग क्लाइमेट इम्पैक्ट. और ग्रे या ब्राउन अमोनिया, तो फॉसिल फ्यूल के थ्रू हम जो जनरेट कर रहे हैं अमोनिया उसे ग्रे ब्राउन अमोनिया कह रहे हैं. तो जिस तरह हाइड्रोजन में हमने देखा कि जैसे इलेक्ट्रोलिसिस में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को हम वाटर को हम स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट कर रहे हैं उसमें से हम हाइड्रोजन लेंगे और एयर से हम नाइट्रोजन सेपरेट करेंगे और उन दोनों को हम रिएक्ट कराएंगे इन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में. तो इसके थ्रू जो अमोनिया हम प्रोड्यूस करेंगे उसे हम ग्रीन अमोनिया कहेंगे और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हेबर-बॉश प्रोसेस. Ministry of Power has notified green ammonia policy in 2022. ठीक है. अमोनिया का यूज हमें पता है और ये किस तरह का गैस है, पंजेंट गैस है और हम फर्टिलाइजर्स में जनरली यूज करते हैं. एज एन एनर्जी भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हम फर्टिलाइजर का नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, ये
सारे फर्टिलाइजर्स हम देखते हैं अमोनिया बेस्ड। ठीक है, कोई एडिशन है क्या? नेक्स्ट है ethanol blending. Sugar mills are on course to meet their 12% ethanol blending target. तो about ethanol blending, तो second generation biofuel है in which a blended motor fuel contains ethyl alcohol at least, जो कि 99% प्योर होती है. It is derived from agriculture products and blended exclusively with gasoline. Gasoline मतलब पेट्रोल. अपार्ट फ्रॉम शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल्स, हम जो सरप्लस राइस है जो FCI प्रोक्योर करती है उसे भी यूज कर सकते हैं एथेनॉल के लिए, और फिर मेज को भी यूज किया जा सकता है. गवर्नमेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटिंग एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम वेयरइन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सेल पेट्रोल ब्लेंडेड विद एथेनॉल. एडवांटेजेस है कि ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है एयर क्वालिटी को, क्योंकि जब हम ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करते हैं, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज करते हैं, तो उसमें से जो स्मोक जब वो बर्न होता है इंजन में, तो स्मोक फॉर्मिंग पोल्यूटेंट्स हैं वो कम बाहर आते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कम होता है. हायर ऑक्टेन नंबर देन गैसोलीन. ओके, हाँ, सीटेन नंबर याद रखना वो डीजल के लिए होता है, ऑक्टेन नंबर पेट्रोल के लिए. ठीक है. डिसएडवांटेजेस है कि लोअर एनर्जी कंटेंट होता है पर वॉल्यूम और लेस एफिशिएंट होता है. ठीक है. अभी हमारा टारगेट क्या है, तो बाय 2022 हमें 10% करना था, जो हमने पहले ही अचीव कर लिया था. अब हमने इसे बाय 2030 हमें 20% ब्लेंड करना था, जो हम उसे 5 साल आगे रखकर हमने टारगेट रख लिया है 2025. और बायोफ्यूल्स के ये जेनरेशंस देख लेते हैं. फर्स्ट जेनरेशन में ऐसे हैं जो एडिबल क्रॉप्स होते हैं, फीड स्टॉक, उनका यूज करके जब हम बायोफ्यूल बना रहे हैं तो वो फर्स्ट जेनरेशन कहलाएगा, जैसे शुगर केन, बीट्स. सेकेंड जेनरेशन में नॉन फूड क्रॉप्स आएंगे और वेस्ट बायोमास, जैसे जात्रोफा और पोंगामिया, जिसे यहाँ झारखंड में लोकल लैंग्वेज में तो करंज कहते हैं. थर्ड जेनरेशन में एल्गल बायोमास से जो हम प्रोड्यूस करें बायोफ्यूल, वो थर्ड जेनरेशन में आएगा. फोर्थ जेनरेशन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म से अगर हम बायोफ्यूल बना रहे हैं तो वो फोर्थ जेनरेशन में आएगा. Okay, guys. Next topic is compressed biogas blending. So, Ministry of PNG introduced phase-wise CBG blending obligation. तो CBG क्या है? Compressed biogas blending. तो इसका obligation CBO it is CBG obligation. So, in CNG transport and PNG, that is domestic segments of city gas distribution sector. जो हमारे घरों में मतलब मेट्रो सिटीज में पाइपलाइन के द्वारा जो आता है ना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सो वहां पे भी दे हैव मेड अ CBG obligation. So about CBO, क्या है ये obligation where mixtures of traditional, right, cylinder में जो what we get is liquefied petroleum gas and PNG is pipeline. ठीक है. About CBO, obligation where mixtures of traditional and alternative fuels like CBG are blended in varying percentages in order to displace petroleum. तो ये CBO के बारे में है. So ultimate target is to displace petroleum. CBO रोड मैप क्या है? एक तो 24-25 तक वॉलेंट्री होगा, so this obligation will be voluntary, and 25-26 तक ये मैंडेटरी होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम 25-26 इट इज गोइंग टू बी मैंडेटरी. सो क्या होगा ये? 1% इन फाइनेंशियल ईयर 26, 3% in 27 and 4% in 28 respectively. So from 28-29 onwards ये 5% होगा. ठीक है, तो ये याद रखना है. And central repository body shall monitor and implement blending mandate. तो एक central repository body भी होगा which implements the blending mandate. Significance क्या है इसका? एक तो can have access to cleaner and affordable fuel.
diversification of your energy basket, reduce import dependence on crude oil, boost to entrepreneurship, rural economy, and achievement of Panchamrit targets, जो हमने NDC हमारा NDC है, that is by 2030 we want to increase renewable energy sources to 45%. ठीक है, so next पे चलते हैं. What is compressed biogas CBG? तो इसमें बायोगैस क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर गैसेस. So this is produced naturally through the anaerobic decomposition of biomass such as agriculture residue, municipal solid waste, sugarcane, press mud. तो इन सब चीजों के anaerobic decomposition से we produce biomass. So CNG और CBG में एक basically they are chemically the same, but CNG is a byproduct of petroleum and CBG is a byproduct of anaerobic decomposition. तो ये naturally produce होता है. ठीक है. CBG, it is obtained after purification and compression of the biogas. ठीक है. So basically biogas में you have carbon dioxide, hydrogen sulfide, nitrogen, oxygen and moisture. So after removing carbon monoxide and hydrogen sulfide, you are left with 95% of methane. तो उसको हम CBG कहते हैं, that is compressed biogas. ठीक है. It has a methane content of 90% and more than 90% and high calorific value. And other components of CBG क्या है? यही अभी ये जो हमने डिस्कस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. इसमें कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, मूविंग ऑन. Next is sustainable alternative towards affordable transportation, that is सतत. तो ये एक parliamentary standing committee on PNG submitted an action taken report on its earlier recommendation on the subject of review of implementation of CBG सतत. वैसे ये सतत it has started in 2018 itself. अभी इसमें what they wanted to do is they want to increase 5,000 CBG plants by 2023. So CBG manufacturing plants को 5,000 CBG producing plants को 5,000 तक increase करना है, 15 MMT of CBG produce करना है and 50 MMT of biomanure भी produce करना है. वैसे ये biomanure आता कहाँ से है? When you purify biogas. So when you put biogas in the decomposer, so वहां से बायोगैस मिलेगा एंड बायोगैस को में से यू रिमूव CO2 एंड H2S, देन यू गेट compressed biogas. उसका बाई प्रोडक्ट इज द बायोमैन्यूर विच यू गेट, राइट. गोबर गैसेस प्रोड्यूस थ्रू एब्सेंस ऑफ O2 एंड दैट्स राइट, फर्मेंटेशन. करेक्ट करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. सो about Satat, it was launched in 2018, encourages entrepreneurs to set up CBG plants, produce and supply CBG to oil marketing companies for sale as automotive and industrial fuels. And these entrepreneurs will be setting up CBG plants and they'll produce CBG and they'll be selling it to oil companies, जैसे IOCL है. So for to all these companies, they sell them as automotive and industrial fuels. नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ PNG. CBG के अदर इनिशिएटिव्स क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ बायो CNG एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. सो सतत का होल पॉइंट वही है कि टू यूज इट इन ट्रांसपोर्टेशन. एंड नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में गोवर्धन स्कीम आता है. सो इट सपोर्ट्स विलेज इन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कैटल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट and recognition of CBG projects under the PSL norms by the RBI to improve access to credit. So ये CBG projects को भी they are recognizing under the PSL norms by RBI. Then there is fertilizer control order for fermented organic manure. So वही ये fertilizer control order is for the regulation of sale and production and pricing of the fertilizers. तो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर फॉर फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर. तो बेसिकली बायोमैन्योर को प्रमोट करता है ये, टू प्रमोट यूसेज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर एंड एक्सपैंड मार्केट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड बाई प्रोडक्ट्स ऑफ CBG प्लांट्स. ठीक है. द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम बाय MNRE फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इन बायोगैस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अदर बायो एनर्जी एस्पेक्ट्स. ठीक है. सो एनी डाउट्स इन दिस और एनी एडिशन?
राइट, हाँ ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, गोवर्धन स्कीम। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑफशोर विंड एनर्जी। So MNRE issued tender for construction of India's first offshore wind project in Tamil Nadu. ठीक है, वैसे what is offshore wind energy? Wind energy is classified into onshore and offshore wind energies. Onshore क्या है? These wind turbines are placed in farmlands, coastal areas near the ocean edge or at the high altitudes. So these are onshore. Offshore क्या है? Wind turbines are situated out to sea or in large bodies of water. So ये basically sea के पास ये these turbines are set up. ठीक है, बेनिफिट्स क्या है? ऑफशोर विंड टर्बाइन्स आर मोर एफिशिएंट, मोर लैंड फॉर प्रोजेक्ट्स एंड लैक ऑफ फिजिकल इंटरफेरेंस एटसेट्रा। बेसिकली ये ऑनशोर जो है दे ऑक्यूपाई इनलैंड, तो उसके वजह से इंटरफेरेंस भी होगी, फिजिकल इंटरफेरेंस भी होगी, बट ऑफशोर एक्चुअली बेनिफिट्स फिजिकल इंटरफेरेंस, मतलब ये सब कम कर देता है। देन पोटेंशियल ऑफ इंडिया 140 gigawatts of electricity from offshore wind, and MNRE has set a target of 30 gigawatt offshore wind installations by 2030. So target क्या है MNRE का? 30 gigawatts of offshore wind installations by 2030. Initiatives क्या है offshore wind energy का? National Offshore Wind Energy Policy 2015, and then there is global collaboration on facilitating offshore wind energy in India with European Union. तो ये initiatives हैं. So wind energy in India, India stands fourth in the world in terms of wind energy. Wind power installed capacity, that is 43.7 gigawatts. ये important है. Only after China, USA and Germany. Wind energy contributes to 10.3% of India's energy basket. So this is about it. ठीक है, next पे चलते हैं, tidal energy. So again, Parliamentary Standing Committee submitted report on tidal power development in India. इनके recommendations क्या है? It stated that estimated potential of tidal and wave energy in India is 12,455 megawatts and 41,300 megawatts. So 12,000 is tidal energy and 41,000 is wave energy. So potential areas कहाँ है ये for low medium tidal wave strength? तो ये Gulf of Khambat, Gulf of Kutch and southern regions in Gujarat. एक तो गुजरात है, दूसरा पार्क बे मन्नार चेन्नई, पार्क बे मन्नार चैनल इन तमिलनाडु, एंड तीसरा हुगली रिवर, साउथ हल्दिया एंड सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. सो देखना गाइस, 3 स्टेट्स हैं, एक गुजरात, एक तमिलनाडु एंड तीसरा वेस्ट बंगाल फॉर टाइडल एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. पोटेंशियल ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी हैज नॉट बीन एस्टिमेटेड टिल डेट. तो ओशन थर्मल, किसी को पता है क्या ये ओशन थर्मल एनर्जी हाउ इज इट यूज्ड? इसमें ओशन थर्मल में बेसिकली सरफेस पे जो, क्योंकि सनलाइट आती है, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है नॉर्मल टेम्परेचर है, और जैसे हम नीचे जाते हैं वाटर की सरफेस से नीचे सी लेवल से, तो धीरे धीरे सनलाइट कम होता जाता है और एक पॉइंट आता है जहाँ पे सनलाइट होता ही नहीं है, राइट. सो ये यहाँ पे लेट्स से 26 या 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो नीचे अगर आप जाओगे अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस मिलेगा. तो इस 6 डिग्री की जो 6 to 7 डिग्री का जो हमें टेम्परेचर डिफरेंस मिला है, इसको यूटिलाइज करते हैं फॉर हीटिंग अ लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड. लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड लाइक अमोनिया. ठीक है, तो आप क्या करो, एक लिक्विड ऐसा डाल रहे हो जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है, वो इतने टेम्परेचर डिफरेंस में हीट हो जाएगा, और फिर उससे क्या करेंगे हम लोग, उससे स्टीम जनरेट करेंगे और फिर उससे उस स्टीम से टरबाइन रन करेंगे. तो इस तरीके से ओशन थर्मल एनर्जी काम आ सकती है. ठीक है, सरफेस और उसके पानी के नीचे का टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल करके. राइट. सो मूविंग टू नेक्स्ट वन, अदर टाइप्स ऑफ ओशन एनर्जी क्या क्या है? एक वेव एनर्जी है, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड टू द अपर surface ऑफ द ओशन, सो दैट इज वेव एनर्जी. एंड दूसरा ओशन करंट्स एनर्जी, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ओशनिक सर्कुलेशंस. एंड तीसरा अभी हमने डिस्कस किया, थर्मल एनर्जी कन्वर्शन डिराइव फ्रॉम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर ओशन लेयर्स. ठीक है, सो एक बार ये देख लेना, tidal energy में there are basically 2 forms of tidal energy. One is tidal barrage and second one is tidal stream turbines. By the way, tidal energy कैसे produce होता है? Basically, it is produced by natural rise and fall of tides. Tides caused by the gravitational interaction between Earth and Sun.
So tidal energy is produced through natural rise and fall of tides. इसमें 2 फॉर्म्स होते हैं, वन इज टाइडल बराज. तो इसका एक ये दिया हुआ है वर्किंग मैकेनिज्म. सो बेसिकली देयर इज 2 sluice gates. They are like dam gates. ठीक है. And on one side of the ocean, basically when it is a high tide, जब पानी ज्यादा है on the ocean side, so these gates will be opened and that will run the turbine. जो बीच में टर्बाइन है ना, तो उस टर्बाइन पे वाटर स्प्लैश करेगा and it will run the turbine that is on the high tide. ठीक है. And अगर low tide है, so when the same water which has been collected on the other side will again splash on the turbine on the opposite side. So this is the working mechanism. ठीक है. So नीचे देख लेते हैं significance of tidal energy. Energy security and diversification, and more efficient than wind energy. It harnesses India's long coastline, reduces dependency on fossil fuels, climate mitigation and adaptation by reducing carbon footprint, and पंचामृत हमारे COP26 पंचामृत goals को भी fulfill करता है. तो anything to be added here? ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. Electrified flex fuel vehicle. So world's first prototype of BS6 stage 2 electrified flex fuel vehicle was launched. ठीक है. So what is electrified flex fuel vehicle? It has been the flex fuel, it has both flex fuel engine as well as electric powertrain. ठीक है. It offers higher use of ethanol combined with better fuel efficiencies. ठीक है. एक तो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रखा है हमने, तो इसमें बेसिकली आई थिंक 100% ऑफ इथेनॉल गेट्स यूज्ड इन दिस फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स. ठीक है. सो एफएफवी क्या है? हैज बेसिकली इसका इंटरनल कंबशन इंजन भी है that can run on more than one type of fuel or even a mixture of fuel such as petrol and ethanol. इससे पहले हम हाइब्रिड इंजन्स यूज करते थे जहां पे हम पेट्रोल भी यूज कर सकते थे एंड एनी अदर फ्यूल यूज कर सकते थे. लेकिन अभी इसमें एफएफवी में वी यूज इंटरनल कंबशन इंजन इटसेल्फ दैट कैन रन ऑन one or more type of fuels, even a mixture of fuels, basically any kind of fuel, whether that is mixture or whether that is just petroleum or whether that is completely ethanol or blended. So any kind of fuel can be used in this. So for example, E85, it uses 85% ethanol fuel and 15% gasoline or other hydrocarbon by volume. Benefits क्या है इसका? एक तो lower harmful pollutant emission है, like carbon monoxide, sulfur, etc. reduce import dependence on crude oil. Drawback क्या है इसका? Lower mileage compared to traditional gasoline. Use of water intensive crops such as sugarcane for production of ethanol. तो यही drawback है इसका. They use basically water intensive crops, that is sugarcane, to produce ethanol. ठीक है. एंड वैसे ये हाउ डू दे रिड्यूस हार्मफुल पोल्यूटेंट एमिशन? बिकॉज एक तो इनमें सेंसर्स लगे हुए हैं एट योर फ्यूल पंप एंड फ्यूल इंजेक्शन पाइप वहां पे, सो they'll be able to filter out the pollutants. ठीक है. देन अबाउट भारत स्टेज 6 BS6 vehicle, BS6 emission standards regulate the output of air pollutants from internal combustion engine and spark ignition engine equipment. So they regulate output of air pollutants from internal combustion engine and spark ignition engine equipment. Government decided to leapfrog directly from BS4 to BS6 emissions norms from April 2020. Fuel quality has improved. Right, हमने BS5 को skip किया है. Then fuel quality has improved significantly from BS4 to BS6 norms by reducing the permissible sulfur content by 80%. That is, पहले 50 parts per million allowed था, अभी maximum 10 parts per million is only allowed. ठीक है. And this has diesel particulate filters to reduce particulate matter अभी BS6 vehicles में, and then selective catalyst reduction system for reducing nitrogen oxide emissions. ठीक है. पार्टिकुलेट मैटर रिड्यूस करने के लिए DPF एंड NO2 emissions रिड्यूस करने के लिए SCR, दैट इज सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन. हाँ, लेकिन इसमें व्हीकल बिकम्स कॉस्टली. ठीक है. गाइज, एनीथिंग टू बी एडेड हियर?
तो याद रख लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। फ्लेक्स फ्यूल बेसिकली नॉर्मल जब हम इथेनॉल ब्लेंडिंग या फिर पेट्रोल में या डीजल में ब्लेंडिंग करके फ्यूल को रन करते हैं तो उससे क्या होता है, नॉर्मल इंजन करोड हो जाता है, नॉर्मल इंजन चल नहीं सकता उससे प्रॉपरली, और अगर चलाओगे तो वो कुछ समय में सीज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा वो इंजन। तो ऐसा इंजन बनाने की ज़रूरत थी जो कि बिना ख़राब हुए, बिना करोड हुए उस पर चल सके। फॉर दैट रीज़न हम लोगों ने ये फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाया। और ये मतलब किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब उसमें 10% ब्लेंडिंग हो, 5%, 20%, 30 या 80% तक ब्लेंडिंग हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक और एडिशन क्या कर दिया, फ्लेक्स फ्यूल के साथ हम लोगों ने इसमें इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी लगा दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर सकता है। जैसे आजकल हाइब्रिड कार आती है, उसमें क्या होता है, जब भी ब्रेकिंग होती है उस गाड़ी में तो उससे बैटरीज चार्ज होती है। तो वो सेम तरीका इसमें भी लग सकता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई और जो फॉसिल फ्यूल या ब्लेंडेड फ्यूल है उस पर भी रन कर सकता है। तो ये एक एडवांसमेंट है फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के ऊपर, इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। और एक चीज़ याद रखना, अभी ये सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन की बात हो रही थी, तो ये बेसिकली ये जो BS6 के इंजन थे इनमें ये चीज़ ऐड करनी पड़ रही थी जितने भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स है। फॉर दैट रीज़न वो व्हीकल कॉस्टली हो जा रहा था। रीज़न बीइंग ये सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शन के अंदर एक मेटल इस्तेमाल होता है कॉल्ड टाइटेनियम। टाइटेनियम इस्तेमाल होता है, ठीक है, काफ़ी कॉस्टली मेटल है। और आजकल लोग जो है, इनफैक्ट चोर जो है, इस सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्श इसकी चोरी कर लेते हैं। मतलब एक पाइप होता है, वो एग्जॉस्ट में से चोरी करके ले जाते हैं और फिर उसमें से जो टाइटेनियम निकलता है उसका वो भी डायरेक्टली सेल कर सकते हो मार्केट में। या फिर ये जो डिमांड है इस सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्टर की सिस्टम की, ये भी बहुत डिमांड में रहता है, तो वो डायरेक्टली तरीके से भी चोरियाँ बढ़ रही है इस चीज़ का। ऐड करना था। अभी के लिए फिर यहीं एंड करते हैं। विल रिज्यूम विद 4.10 वाला जो टॉपिक है, विच इज़ द ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल कल। ठीक है, तो इतने पार्ट में कोई डाउट या कुछ एडिशन है किसी का?